औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, ठीक है, और लाइफ को यूजुअली एंजॉय कर रहे होंगे। हमने स्पेक्ट्रम को पढ़ा था, ठीक है। उसमें फिर हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था, एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन, लाइन एब्जॉर्प्शन। तो वहाँ पे हमने डिस्कशन की थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, और बेसिकली हम पढ़ेंगे डिस्कस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या बनता है और स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होते हैं। फिर उसमें हम स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है? अ स्पेक्ट्रम विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये जो एटम्स होते हैं, ये स्पेक्ट्रम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक इस तरह होता है कि हर एक एटम का एक डिफरेंट वो कलर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम हमारे पास क्या येलो कलर देता है, ठीक है। अगर हम सोडियम को बंसन फ्लेम के ऊपर रख दें, ठीक है, और इसका हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, ये हमें येलो कलर देता है। मैकेनिज्म एक अलग चीज है, लेकिन जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स देता है तो वो येलो कलर होता है। क्या होता है? येलो कलर। सिमिलरली अगर हम स्ट्रोंशियम को देखें तो स्ट्रोंशियम हमारे पास कौन सा कलर देता है? स्ट्रोंशियम हमारे पास कलर देता है रेड। क्या? रेड कलर। ये हमें रेड कलर देता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास और भी इस तरह के मतलब एटम्स मौजूद है, और भी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल बेरियम है, तो बेरियम हमें क्या? बेरियम हमें ग्रीन कलर देता है। क्या? ग्रीन कलर देता है, ठीक है। मतलब आप हर एक एटम को देखें। अच्छा, फर्दर भी मैं तो फर्दर एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम पोटाशियम को देखें तो पोटाशियम हमें वायलेट कलर देता है, वायलेट, ठीक है। इसी तरह अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम, आपको पता है हमें कौन सा कलर देता है? डिस्चार्ज ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम हमें कौन सा कलर देता है? हम बताएं, पिंक। क्या? पिंक कलर देता है। और नियोन हमें कौन सा कलर देता है? जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस इस्तेमाल करते हैं, अगर वहां पे हम इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करें तो हमें क्या कलर देगा? तो ये हमें देगा ऑरेंज रेड कलर। क्या? ऑरेंज रेड कलर। अब देखिए, ये हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स कलर है। इसी पे हम बात करते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो कलर्स आते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हर एक एलिमेंट अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर दे रहा होता है। अब यहां पे हम अगर डिटेल में बात करें तो डिवाइस यूज्ड फॉर द डिडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो कौन सा डिवाइस है? यस, स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या? स्पेक्ट्रोस्कोप। इसके जरिए हम, मतलब यह है कि स्पेक्ट्रम की डिटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? स्पेक्ट्रम की डिटेक्शन करते हैं। स्टार्ट में अराउंड 1884 में इन्होंने बात की थी, जे बॉल्मर ने। उन्होंने क्या था, इन 1884 जे बॉल्मर ने इन्होंने कहा था कि अगर हम हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में ले लें, ठीक है, और इससे हम कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब यह है कि ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, ठीक है, कि जिसमें यहां पे हमारे पास कैथोड और एनोड इस तरह लगा था। उन्होंने कहा था कि हम यहां पे हाइड्रोजन एटम को, गैस को ले लें, इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें। क्या करें? इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो ये हमें एक ब्लूइश लाइट देता है। क्या देता है? एक ब्लूइश लाइट देता है। उस ब्लूइश लाइट को अगर हम आगे प्रिज्म से पास कर लेते हैं, ठीक है, हम प्रिज्म से पास कर लेते हैं, तो क्या होगा? प्रिज्म से पास करने के बाद
वो हमें इस तरह का एक स्पेक्ट्रम देगा। क्या देगा? स्पेक्ट्रम देगा। देखिए डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल किया किस चीज पे? लो प्रेशर पे। किस चीज पे? लो प्रेशर पे। ठीक है, जब इसमें से हमने करंट पास किया तो इसने हमें एक ब्लूइश लाइट दिया। अब उस ब्लूइश लाइट को जब हमने फर्दर प्रिज्म से पास किया तो प्रिज्म ने जो हमें कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम दिया वो हमारे पास क्या? वो हमारे पास 4 कलर्स थे। क्या थे? 4 कलर्स थे। वो 4 कलर्स कौन कौन से थे? तो उसमें एक हमारे पास था रेड कलर। क्या? रेड कलर। दूसरा हमारे पास क्या था? दूसरा हमारे पास था ब्लू ग्रीन। क्या? ब्लू ग्रीन। ठीक है। थर्ड कलर हमारे पास क्या था? ब्लू वायलेट। ब्लू वायलेट। ब्लू वायलेट। और फोर्थ कलर हमारे पास, तो फोर्थ कलर हमारे पास था वायलेट। ये हमारे पास 4 कलर आए। जब इनके फ्रीक्वेंसीज को चेक किया गया नैनोमीटर में तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आई 656.2 नैनोमीटर। 656.2 नैनोमीटर। इसकी हमारे पास आई 486.2 नैनोमीटर। ठीक है। इसी तरह इसकी हमारे पास आई 434.0 नैनोमीटर। और इसकी हमारे पास क्या आई? 410। क्या आई? 410.0 नैनोमीटर। ये हमारे पास इन कलर्स की फ्रीक्वेंसीज आ गई। ये हमारे पास इन कलर्स की फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब ये फ्रीक्वेंसीज कहां से आई हैं इस पे हम बात करते हैं। अब आप देखें, यहां तक तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा, लेकिन अब आगे हम इसको देख लेते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बता दूं कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कब डिस्कवर हुआ? द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन was discovered in 1887 by Lehman and Balmer. The first spectral line were discovered in 1887 by whom? Lehman and Balmer. By Lehman and Balmer. इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन को फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। नाउ व्हाट इज स्पेक्ट्रल लाइन? स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास चीज क्या है? कहां से आते हैं? कैसे बनते हैं? अब इसके लिए आपको इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। ये मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं कि इसका मैकेनिज्म बेसिकली होता किस तरह है। देखिए, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। ये हमारे पास शेल है N1K शेल। ये हमारे पास N2L शेल। ये हमारे पास N3M शेल। ये हमारे पास N4N शेल। ये हमारे पास N5KLMNO शेल। ये हमारे पास N6 and which one? KLMNOP. Let's suppose, और फिर क्यों? ये हमारे पास शेल्स हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, लेट्स सपोज यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहां से रेडिएशन आके उन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालते हुए क्या होगा? यहां से बाहर निकालते हुए नेक्स्ट ऑर्बिटल से, नेक्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जिस शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां पे जो एमिशन होती है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन। अब ये स्पेक्ट्रल लाइन किस तरह? तो आपने कहा कि हम कहते हैं कि फोटोन जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में रिलीज होती है। वो डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी के पैकेट्स में होती है। जब उसको हम स्पेक्ट्रम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो हमें देते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। वो हमें क्या देते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन। फिर इसमें हर एक का अपना एक रीजन होता है, वो मैं आगे आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमारे पास N1 से इलेक्ट्रॉन निकला है। अब N2 से जो उसको फिल करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? वो यहां पे एमिट करेगा अराउंड, चलो ये हम सारे लिख लेते हैं कि एक यहां से आया है, फिर एक यहां से आया है, फिर एक यहां से आया है,
फिर एक यहां से आया है और फिर एक यहां से आया है, ठीक है। इट मीन के N1 में कहां से आए हैं? N1 में इलेक्ट्रॉन आए हैं N2 से, N3 से, N4 से, N5 से, N6 से, N7 से। इन सारों से इस तरह इसमें जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो जो रेडिएशन एमिट करते हैं उसको जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो हमें स्पेक्ट्रल लाइन देते हैं। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? क्योंकि आपको पता है कि हर एक शेल की अपनी एनर्जी होती है, हर एक शेल की अपनी एनर्जी होती है। अगर हम यहां पे देखें कि शेल वर्सेस एनर्जी, अगर हम ये बात करें कि किस शेल की कितनी एनर्जी होगी, तो आपको ये पता है किस शेल की कितनी एनर्जी होती है? हाँ बताएं। N1 की एनर्जी कितनी होगी? हाँ बताएं। नहीं पता? देखिए यहां पे एनर्जी लिख लें -13.13 किलो जाउल। N2 की कितनी होगी? N2 की नहीं पता। N2 की ये हमारे पास, N1 की हमारे पास एनर्जी आएगी E1, E2 की ये हमारे पास हो जाएगी N2 की एनर्जी, इसकी नहीं पता। -382.132 किलो जाउल। N3 की कितनी एनर्जी होगी? E3, तो ये हमारे पास हाँ कितनी होगी? ये भी नहीं पता। -145.2 किलो जाउल, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एनर्जी 92 कर ले, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसकी नहीं। चलो N4 की तो आपको पता होगी, इसकी भी नहीं पता। E4 की हमारे पास होगी -82 पॉइंट, चलो पॉइंट तो आपको पता होगा, ये भी नहीं पता, 08 किलो जाउल, 08 किलो जाउल। और N5 की कितनी होगी? N5 की हमारे पास होगी E5 माइनस क्या 52.53 किलो जाउल। अब देखिए हर एक शेल की एनर्जी है, लेकिन एनर्जी क्या है? ये इस तरह एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? देखिए हम कहते हैं कि जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे हाई होगी एज कंपेयर टू द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ। तो अब यहां पे ये प्रूव कर लेता है ना, ये माइनस साइन, तो यू नो दैट कि ये तो सिंबल है, वो एनर्जी माइनस में नहीं आ सकती। अब वैल्यूज देखे 13 और देखे फिर एंड में कितनी कम हो गई है, लिहाजा ये हमारे पास एनर्जी है। अब मैं यहां पे आता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसकी हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो इसमें जब ये पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? 122 नैनोमीटर, 122 नैनोमीटर। इस सेकंड की क्या होगी? 103 नैनोमीटर, ठीक है। तो फोर्थ की फिर क्या होगी? इसकी होगी 97 नैनोमीटर, इसकी होगी 95 नैनोमीटर, ठीक है। और इसकी होगी 94 नैनोमीटर। अब ये देखे, ये हमें मतलब इन्होंने वो डिफरेंस दिया है। वो क्या दिया है? डिफरेंस दिया है कि जब N1 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन खाली हो गया है तो N2, N3, N4, N5 और N6 से जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था और उन्होंने जो स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट किए तो हर एक की फ्रीक्वेंसी चेंज थी। तो सबसे पहले जो नेबर वाला है, द नियरेस्ट नेबर, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है और फिर यू फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कम होती जा रही है। अब इसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, इसको जो हम कहते हैं कि लेमेन सीरीज। क्या कहते हैं? लेमेन सीरीज। ये हमारे पास पहली सीरीज आ गई है, ये हमारे पास पहली सीरीज आ गई है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको मतलब समझाता हूं। अब सपोज करें हमारे पास N2 में वैकेंसी क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये तो पहला केस था। सेकंड केस में कि हमारे पास N2 में वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब N2 में जब वैकेंसी क्रिएट हो गई है तो N3 से, N4 से, N5 से, N6 से उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब वो क्या करेंगे? हाँ, जब वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसकी भी हम एनर्जी मालूम कर सकते हैं, उसकी भी हम एनर्जी मालूम कर सकते हैं, डेफिनेटली मालूम कर सकते हैं। अब देखिए उसकी एनर्जी हमारे पास आ रही है क्या?
हाँ चलो आप भी कुछ मतलब इसमें से मेरा थोड़ा सा हेल्प कर ले, नहीं पता। अब देखिए ये एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है, मतलब डिफरेंट शेल से आ रहे हैं। पहले जो शेल से आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी है 656, सॉरी फ्रीक्वेंसी 656 नैनोमीटर। सेकंड से जो आ रहा है उसकी कितनी है 486 नैनोमीटर और थर्ड से जो आ रहा है 434 नैनोमीटर और इससे 410 नैनोमीटर। अब ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। अब इसको हम क्या कहेंगे, इस सेकंड केस को, इसको हम कहते हैं बाल्मर सीरीज। क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज। ठीक है, ये इसका हो गया है। अब यहां पे N3 में केस 3 इसको ले ले, केस 3 में हमारे पास N3 में वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब N3 में वैकेंसी क्रिएट हो गई है तो किससे कहां से आएंगे, 4 से आएंगे, 5 से आएंगे, 6 से आएंगे। लिहाजा अब यहां पे सपोज करें कि वैकेंसी यहां पे क्रिएट हुई तो एक यहां से आ रहा है, यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है। इनकी एनर्जी क्या होगी, अब ये तो आपको पता है, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी, सबसे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1875 नैनोमीटर, 1875 नैनोमीटर। दूसरे की क्या होगी 1282 नैनोमीटर। तो फिर थर्ड की क्या होगी 1094 नैनोमीटर। अब देखिए रेंज देखिए, इसमें कितना बड़ा फर्क है और इसमें कितना बड़ा फर्क है। ठीक है, अब यहां से ये जो हमारे पास सीरीज आया, ये तो हमारे पास आया लेमेन सीरीज, ये वाला हमारे पास आया बाल्मर सीरीज, ये वाला हमारे पास क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं क्या पास्चन सीरीज। क्या कहते हैं, पास्चन सीरीज। अब देखिए यहां पे कि हर एक की अपनी फ्रीक्वेंसी थी, हर एक की फ्रीक्वेंसी को हमने नैनोमीटर में डिस्कस किया कि इसकी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसकी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब अगर हम इसका मतलब, चलो टेबल इसका मैं एंड में ड्रा करूंगा तो आपको थोड़ा बहुत इसका समझ आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि लेमेन सीरीज की जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की वो 100 to 150 नैनोमीटर है, 100 to 150 नैनोमीटर है जी। सेकंड की हमारे पास जो रेंज है वो है हमारे पास वी कैन से के 400 to 700 नैनोमीटर, 400 to 700 नैनोमीटर। और थर्ड वन हमारे पास जो रेंज है वी कैन से के 1000 to 2000 नैनोमीटर, 2000 नैनोमीटर, आर यू कैन से 1000 प्लस नैनोमीटर। ये हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, ये हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है। शेल की एनर्जी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। अब देखिए जितनी हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी उतनी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कम आ रही है, जितनी हमारे पास एनर्जी कम हो रही उतनी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हाई आ रही है। तो ये हमारे पास एक्चुअली स्पेक्ट्रल लाइंस थे, हमारे पास क्या थे स्पेक्ट्रल लाइंस थे। इसका मैं एंड में आपको मतलब ड्रा कर लेता हूं, लेकिन ये हमारे पास बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइन को और इनकी फ्रीक्वेंसीज कहां से कहां आ रही है ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब अगर इसको हम यहां पे समअप कर ले तो देखेंगे कि हमारे पास ये 5 सीरीज आ रही है। क्या आ रही है 5 सीरीज आ रही है। अब ये 5 सीरीज जो है वो हमारे पास नेम हुए हैं साइन टेस्ट के। क्या हुए हैं, नेम आए हैं उनके साइन टेस्ट के। स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज इसको हम कहेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज हम इसको कहेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज। तो फर्स्ट वन हमारे पास है लेमेन सीरीज। क्या, लेमेन सीरीज। लेमेन सीरीज में हम कहते हैं कि N1 हमारे पास 1 है और N2 हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे पास है कि when an electron jumps from any of this shell into this one, कि इनमें से किसी भी शेल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इस शेल में, हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज आएगी उसको हम कहेंगे लेमेन सीरीज। क्या कहेंगे, लेमेन सीरीज। और रीजन क्या होगा,
रीजन हमारे पास होगा अल्ट्रा वायलेट। क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट रीजन। अब ये हमारे पास रीजन होगा। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज हमारे पास क्या बनेगी? फ्रीक्वेंसी की रेंज हमारे पास बनेगी 100 to 150 नैनोमीटर। 100 to 150 नैनोमीटर। मैं इसका आपको एनर्जी भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? फिर आगे हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी की रेंज। तो अब ये देखिए अल्ट्रा वायलेट रीजन है। सेकंड हमारे पास क्या होगा कि सेकंड हमारे पास है बाल्मर सीरीज। क्या है? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में N1 हमारे पास है 2 और N2 हमारे पास है क्या? 3, 4, 5, 6 के इस 2 शेल में अगर इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है तो इनमें से किसी भी शेल से जब इलेक्ट्रॉन आता है तो हमें बाल्मर सीरीज देगा। और रीजन क्या होगा? विजिबल रीजन। क्या होगा? विजिबल रीजन। विजिबल रीजन। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी? 400 to 750 नैनोमीटर। 400 to 750 नैनोमीटर। सो थर्ड वन हमारे पास क्या होगा? थर्ड वन हमारे पास पास्चन होगा। क्या होगा? पास्चन सीरीज। अब पास्चन सीरीज में जब n हमारे पास 3 होगा तो N2, ये N1 3 हो गए तो N2 हमारे पास होगा 4, 5 and 6। 4, 5 and 6, ठीक है? और ये रीजन क्या होगा? नियर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रीजन। नियर IR भी इसको कहते हैं, नियर इंफ्रारेड रीजन भी कहते हैं। एंड रेंज क्या होगी? 1000 to 2000 नैनोमीटर। फोर्थ वन हमारे पास ब्रैकेट सीरीज। क्या? ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में N1 हमारे पास होगा क्या? 4 और N2 हमारे पास होगा 5 and 6, ठीक है? और 7। यहां पे रीजन हमारे पास क्या होगा? मिड। देखें, मिड IR रीजन। मिड IR रीजन, ठीक है? और एंड में हमारे पास पास्चन। तो पास्चन सीरीज में जब N1 हमारे पास होगा 5 and N2 हमारे पास होगा 6 and 7, और रीजन हमारे पास क्या होगा? फार इन IR रीजन। फार IR रीजन। अब देखें, अब ये सारे क्या है? साइंटिस्ट के नाम है, साइंटिस्ट नेम्स है। ये सारे साइंटिस्ट के नाम है। तो ये इनके रीजन्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये इनके नाम है। ये इनके नाम है। ये हमारे पास इस तरह आ रहे हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका देखिए, एनर्जी हमने मालूम की, फ्रीक्वेंसी हमने मालूम की, अब अगर हमें कहा जाए कि इसकी आप वेव नंबर कैसे मालूम करेंगे, तो वेव नंबर हम कैसे मालूम करेंगे? तो चलो उसको भी हम देख लेते हैं कि इनका वेव नंबर हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इनका वेव नंबर हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है? तो वेव नंबर मालूम करने के लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए। वेव नंबर मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। म्यू बार से हम इसको डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला इसका क्या है? फॉर्मूला वेव नंबर दैट इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट एंड 1/n1² माइनस 1/n2², और इसका यूनिट है पर मीटर। पर मीटर। अब वेव नंबर, तो R हमारे पास किसके बराबर है? R हमारे पास बराबर है 1.097 वाट 9678 इंटू 10⁻⁷ ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम यहां पे 1.09678 इंटू 10⁻⁷ 1/n1² माइनस 1/n2², और ये पर मीटर इसका आ गया है यूनिट। अब अगर हमें कहा जाए कि आप लेमैन सीरीज के लिए मालूम करें, आप क्या करें? लेमैन सीरीज के लिए आप मालूम करें। तो लेमैन सीरीज के लिए मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी। लेमैन सीरीज में हमें पता है कि N1 हमारे पास
1 होता है और n2 हमारे पास कैन बी 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू हो सकती है अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई है। अब यहां पे हमें आपको फॉर्मूला बताता हूं कि इसमें आपने वैल्यूज पुट कैसे करनी है, वैल्यूज आपने कैसे पुट करनी है। तो अब आप देखें कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर n1 वेव नंबर 1.09678 इंटू 10 रेज द पावर 7। अब n1 क्या है, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर और ये पर मीटर आ गया। ठीक है, इसका आप एलसीएम ले लेंगे, बच्चों वाली बात कर रहा हूं, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी 82.85 इंटू 10 रेज द पावर 5 पर मीटर। ये हमारे पास आ गया है n1 के लिए। सिमिलरली आप n2 के लिए भी मालूम कर सकते हैं, आप n2 के लिए भी मालूम कर सकते हैं, आप n3 के लिए भी मालूम कर सकते हैं। मतलब यह है कि ये हमारे पास n1 था और n2 हमारे पास 2 था, तो ये एज अ होल n2 के लिए आपने मालूम किया। n3 के लिए जब आप मालूम करेंगे तो उसके आपके पास क्या वैल्यू आएगी, हाँ नहीं याद, 97.60 इंटू 10 रेज द पावर 5 पर मीटर। n4 के लिए क्या वैल्यू आएगी नहीं पता, ये भी वेव नंबर दैट इज इक्वल टू व्हाट 102.70 इंटू 10 रेज द पावर 5 पर मीटर। ठीक है, और n अगर इन्फिनिटी है तो फिर क्या मालूम करेंगे, तो n अगर इन्फिनिटी है तो इसके लिए आपके पास वैल्यू आएगी 109.678 इंटू 10 रेज द पावर 5 पर मीटर। ये हमारे पास लेमन सीरीज आ गया। क्या आ गया है, लेमन सीरीज। ठीक है, अब अगर हमें कहा जाए कि आप बाल्मर सीरीज के लिए मालूम कर सकते हैं तो हम बाल्मर के भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, बाल्मर सीरीज के लिए भी मालूम कर सकते हैं। बाल्मर सीरीज का भी सिंपल है, बाल्मर सीरीज का आपका शुरू होगा कहां से, n3 से। कहां से, n3 से। तो n3 का हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, n1 हमारे पास वहां पे आएगा 2, जिस तरह यहां पे 1 था, वहां पे आपके पास n1 आएगा 2 और फिर n2 यहां पे आप वैल्यूज 3, 4, 5, 6 ये आप फिर पुट करते जाएं। तो n3 के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी व्हाट, इसके लिए हमारे पास वैल्यू नहीं पता, 15.234 इंटू 10 रेज द पावर 5। ठीक है, पर मीटर। सिमिलरली हमारे पास n4 की वैल्यू क्या होगी, n4 की वेव नंबर ये हमारे पास आएगा क्या 20.566 इंटू 10 रेज द पावर 5 पर मीटर। और n अगर इन्फिनिटी है तो फिर वेव नंबर ये हमारे पास आएगा क्या नहीं पता, 27.421 इंटू 10 रेज द पावर 5 पर मीटर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ये अगर n हमारे पास इन्फिनिटी है। और सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि किसके लिए, पास्टन के लिए मालूम करें तो हम पास्टन के लिए भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, पास्टन का मैं यहां पे अभी लिखवा देता हूं। मालूम हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको सिर्फ n1 और n2 का पता होना चाहिए कि n1 और n2 कैसे आएंगे। अब अगर हमें कहा जाए कि पास्टन के लिए मालूम करें तो पास्टन के लिए भी हम मालूम कर सकते हैं। पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज में, तो पास्टन सीरीज में आपका क्या होगा, n4 होगा, n2 आपका 4 होगा, n1 आपका 3 होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप मालूम कर सकते हैं पास्टन में। तो n4 के लिए आपके पास वेव नंबर इसका आएगा क्या, वेव नंबर आएगा 5.33 इंटू 10 रेज द पावर 5 पर मीटर। अब अगर n इन्फिनिटी है तो वेव नंबर ये हमारे पास क्या आएगा, हाँ चलो आप भी कुछ हेल्प करें, 12। देखिए ये हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सिमिलरली ब्रैकेट के लिए भी मालूम करें, ब्रैकेट सीरीज के लिए, ब्रैकेट सीरीज में आपने सिर्फ ये देखना है कि n1 n2 आपका हो जाएगा 5 और 6 और 7 और n1 आपका हो जाएगा 4। अब अगर n5 है तो ये आप मालूम कर सकते हैं ब्रैकेट के लिए, तो क्या होगा 2.45 इंटू 10 रेज द पावर 5
पर मीटर। सिमिलरली अगर n इन्फिनिटी है तो वेव नंबर हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 6.855 इंटू 10 रेज़ द पावर 5 पर मीटर। ठीक है, सिमिलरली हम पपन के लिए भी मालूम कर सकते हैं, वरना वो नाराज हो कि हमारा तो इन्होंने मालूम ही नहीं किया, तो चलो हम वो भी मालूम कर लेते हैं। वहां पे हमारे पास n2 होगा 6 और 7, n1 होगा 5, तो उसके लिए भी आप मालूम कर लें। तो अगर n हमारे पास क्या है, अगर n हमारे पास 6 है तो वेव नंबर हमारे पास क्या होगा, हाँ 1.340 इंटू 10 रेज़ द पावर 5 पर मीटर। और अगर n आपके पास इन्फिनिटी है तो वेव नंबर क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा 4.387 इंटू 10 रेज़ द पावर 5 पर मीटर। अब देखिए ये फिगर सारों में कॉमन आ रहा है, 10 रेज़ द पावर 5, बाकी चेंज वैल्यूज हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है क्या, ये आपके पास आ जाता है वेव नंबर। इसी तरह हम हर एक्सपेक्ट्रल लाइन के लिए फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर बड़ा इजीली मालूम कर सकते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब अगर इन सारों को हम समराइज कर लें तो हमारे पास, अगर हम इनका एक छोटा सा टेबल बना लें, ठीक है, कि अगर हम कहें कि लेमेन सीरीज, ठीक है, लेमेन सीरीज में n1 हमारे पास है 1 और n2 हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 to 150 नैनोमीटर। ठीक है, और एनर्जी वेव नंबर, तो वेव नंबर आप लोग जो है ना मैंने ऑलरेडी बता दिया, एनर्जी भी मैंने 13.31 की वो भी बता दी। सिमिलरली ये हमारे पास आ जाता है सेकंड बाल्मर सीरीज, क्या बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में n1 हमारे पास 2, हमारे पास 3, 4, 5, 6, और इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज भी मैंने आपको बता दिया कि 400 to 750 नैनोमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, यूवी रीजन, क्या है, ये हमारे पास है विजिबल रीजन। ठीक है, और थर्ड हमारे पास है पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज में n1 हमारे पास है 3 और n2 हमारे पास है 4, 5, 6, इसकी हमारे पास रेंज है 1000 to 2000 नैनोमीटर, और ये हमारे पास है IR रीजन, नियर IR रीजन, नियर IR रीजन। सिमिलरली ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज n1 हमारे पास है 4, n2 हमारे पास है 5, 6, 7, ठीक है, इसका 2000 प्लस होता है, ये मिड IR होता है, ये आप लोग इसकी वो लिख लेंगे, ठीक है, और मुझे कमेंट कर लेंगे। पपन सीरीज, तो पपन सीरीज n1 हमारे पास 5 होता है और n2 हमारे पास 6, 7 इन्फिनिटी, और ये पार IR होता है। ठीक है, और किस तरह का, तो बस ये आपने देखना है कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवंथ है। ठीक है, अब अगर यहां पे आ रहा है सारों से, तो ये हमारे पास है लेमेन सीरीज, क्या है, लेमेन सीरीज। अब अगर n2 में आ रहा है तो ये हमारे पास है बाल्मर सीरीज, क्या है। अब अगर n3 में आ रहा है तो ये हमारे पास है पास्चन सीरीज, क्या है, पास्चन सीरीज। और अगर n4 में आ रहा है तो ये हमारे पास है ब्रैकेट सीरीज, और अगर n5 में आ रहा है तो ये हमारे पास है पपन सीरीज। ठीक है, और बाकी सारी की वैल्यूज मैंने आपको बता दी। ये स्पेक्ट्रल लाइन थे हमारे पास कि कहां से कौन सी वैल्यूज जो है ना वो निकल रही है। इसमें डेटा ज्यादा है, कंसेप्ट कोई इतना ज्यादा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रल लाइन हम कैसे हासिल करते हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइन जब ट्रांजिशन आप इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की चेंजेस होती हैं। ट्रांजिशन आप इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांजिशन आप इलेक्ट्रॉन आपके पास
E2 माइनस E1 होता है, ठीक है। डेल्टा E ये आपका ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो वहां पे जो रेडिएशन की एमिशन होती है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब हम पास करते हैं प्रिज्म से, तो वो स्पेक्ट्रल लाइन देते हैं। और फिर हर एक स्पेक्ट्रल लाइन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी अपनी वैल्यूज है, अपनी फ्रीक्वेंसी है, अपनी उसकी एनर्जी है, अपना उसका वेवलेंथ है, ये सारा कुछ अपना वेव नंबर है, ये सारा कुछ हर एक उसका अपना होता है, ठीक है। यहां पे अगर मैं आपको ये बता दूं कि 1913 तक नील बोहर ने जब इसके ऊपर काम नहीं किया था, तो इसके मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, स्पेक्ट्रल लाइन के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं आई थी। और वो क्यों नहीं आई थी? क्योंकि 1913 में नील बोहर ने क्या किया? नील बोहर ने स्पेक्ट्रल लाइन के मुतालिक बात की कि स्पेक्ट्रल लाइन आते कहां से हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइन आपको पता है कि ये स्पेक्ट्रल लाइन है एक्चुअली, और ये हमारे पास शेल है, और शेल के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन थी वो इनके पास नहीं थी, क्योंकि नील बोहर ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ना वो शेल को डिस्कवर किया था। किसने किया था? नील बोहर ने किया था। लिहाजा ये 1887 में इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह सारा कुछ हुआ है, लेकिन कहां से आ रहे हैं, इसका ओरिजिन क्या है, बेस क्या है, देयर वाज अ कंप्लीटली अनसर्टेनिटी। तब जब नील बोहर ने 1913 में शेल को मॉडल पेश किया, उन्होंने एटॉमिक मॉडल पेश किया और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंड में सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको शेल का नाम दिया। जब शेल के मुतालिक इंफॉर्मेशन आ गई है, तो फिर उनके स्पेक्ट्रल लाइन के मुतालिक इंफॉर्मेशन आ गई है कि ये स्पेक्ट्रल लाइन बेसिकली जब शेल में से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है तो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पेक्ट्रल लाइन फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनकी अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। तो ये सारा कुछ इसके मुतालिक था, और हर एक एटम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम, अगर हम कहें कि हर एक एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग। तो होपफुली गाइज आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला है तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स एरिया। थैंक यू।